Hello students, so welcome back. So today we are going to start our new lecture number 6, a new sum of salary. तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड न्यू सम फॉर सैलरी। अभी मैंने एक लेक्चर करवाया था सैलरी का पूरा सम, तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने कवर किया है और बाकी के 4 लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, जैसे कि आरएफए अलाउंस इंट्रोडक्शन ये करवाया। तो जो न्यू है स्टूडेंट्स मतलब सैलरी के चैप्टर में वो प्लीज वो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। क्लियर ना? तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने फॉर्मेट भी समझाया हुआ है अच्छे से सैलरी का। तो ये सारी पॉइंट आपकी बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और अगर आपको पता है बेसिक फॉर्मेट पता है सब कुछ पता है तो आप कोई भी लेक्चर मेरा सैलरी का देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए मेरा चैनल, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सम नंबर 24। तो फॉर्मेट तो आपको पता होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ श्री जतिन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन को रीड आउट। तो श्री जतिन इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इन अहमदाबाद, कैलकुलेट his taxable income salary from the following particular for the previous year 23-24। और यहाँ पे आपको ग्रेड दिया है सैलरी का, बहुत ही मजेदार सम है क्योंकि ग्रेड सोल्व करना काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझाने वाला हूँ। उसके बाद डियरेंस अलाउंस, बोनस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन अलाउंस, और ही कंट्रीब्यूट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड द कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट। तो ये जब मैं आरपीएफ का पॉइंट कराऊंगा तब पॉइंट तो सब जब मैं वन बाय वन एंट्री करूंगा तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपको ऐसा नहीं होता है सैलरी में कि पहले ये पॉइंट सोल्व करना है, कि आप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए सोल्व करना, एंड तक पहुंच जाओगे, आपको टोटली सैलरी का चैप्टर कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग आपको फर्स्ट पॉइंट से करनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है, ही जॉइंड इन द ग्रेड ऑफ 14,000 डैश 1000 डैश 20,000 डैश 2000 डैश 30,000 ऑन 1/1/2016। अब यहाँ से हमें बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्रेड क्या है, 14 से 1, कहाँ तक जाएगा, 20,000। फिर वहां से 2,000 ऐड होगा और कहाँ तक जाएगा, 36,000। ये देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देता हूँ मैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसका 1/1/2016। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1/2016 को जब वो लगा था कंपनी में तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग थी 14,000। अब आपको पता होगा इंक्रीमेंट साल में एक बार आता है, तो वो एवरी ईयर 1,000 रुपीज उसका इंक्रीमेंट होगा, और तब तक जब तक वो 20,000 पे नहीं पहुंचता। जब वो 20,000 पे पहुंच जाएगा उसके बाद उसका इंक्रीमेंट 2,000 का होने लगेगा, और जब तक वो 36,000 तक नहीं पहुंचता उसके आगे का स्लैब वो लेटर ऑन डिसाइड करते होंगे। फिलहाल हमें इतना सा ग्रेड दिया है, हम इसके बेसिस पे और इनफ है बेसिक सैलरी निकालने का। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल जो इनकम टैक्स का ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024, मतलब कि 23-24 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिड में से, साल के बीच में से उसने ज्वाइनिंग की है, तो कोई इशू नहीं है। आप यही डेट को ले लो कि 1/1/2016 को जब वो ज्वाइन हुआ तो 1/11 से 31/12/2016 तक उसकी सैलरी तो इनिशियल जो थी वही रहेगी 14,000। उसके बाद
एक एक 2017 से लेके 31/12/2017 तक उसकी सैलरी 1000 इंक्रीमेंट हुई, तो वो हो गई 15,000 तक चली। उसके बाद 1/1/2018 से 31/12/2018 तक उसकी सैलरी वापस 1000 इंक्रीज होकर 16,000 हुई होगी। उसके बाद 1/1/2019 से 31/12/2019 तक उसकी सैलरी कितनी हो गई? 17,000 हो गई। उसके बाद 1/1/2020 से 31/12/2020 तक उसकी सैलरी कितनी हो गई? 18,000 हो गई। ये मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे 20 तक जाना है, ये रहा। और मुझे ये साल तक जाना है, मतलब ये 20 तक जाना जरूरी नहीं है, मुझे ये साल तक जाना है। और 1000 मुझे कब तक लेके जाना है? जब तक मैं 20 तक नहीं पहुंचा था। और ईयर मुझे कब तक जाना है? जब तक मेरा 23-24 नहीं आता। तो ये हो गया 1/1/2021 से लेके 31/12/2021। मेरा सैलरी हो गया 19,000, जतिन का सैलरी हो गया 19,000। अब 1/1/2022 से 31/12/22 तक सैलरी हो गया 20,000। बढ़िया, मैं 20,000 तक पहुंच गया। अब इसके आने वाला साल होगा, वहां पे मेरा सैलरी कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? अब 2,000 इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/1/2023 और मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1/4/23 से लेके 31/3/24। तो ये 1/1/23 से लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31/3/23। ये हो गया 22,000, बराबर ना? मतलब अब यहां से मैं चालू करूंगा 1/4/23 से 31/12/23 तक, क्योंकि दिसंबर तक की तो सेम सैलरी रहेगा, उसके बाद तो वापस नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाएगा। अब 1/4/24 से लेके और मेरा फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होगा? 31/3/24 को, तब मेरा सैलरी हो जाएगा 24,000। समझ में आया? वापस समझाओ। ये 16 का 14,000, ये 17 ईयर, 2017 15,000, 2018 वापस 1000 इंक्रीज हो गया तो 16,000, फिर 18 से 19 वापस 1000 इंक्रीज होगा, तब तक मैं जाऊंगा 20,000 तक, जब नहीं जाऊंगा। उसके बाद मुझे आना था 20,000 तक पहुंच गया। अब मेरा सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगा? 2,000। क्लियर? लेकिन मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो 1/4/23 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1/4 यहाँ पे हम देख रहे हैं 23 ईयर जो हमारा है, उसपे मेरा सैलरी कितना है? 22,000। लेकिन ये 1/4/23 से स्टार्ट होगा और 31/12 तक कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक ही जो इसका सैलरी का स्लैब है वो 1/1 मतलब Jan 1 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर जब मैं एक, अच्छा, यहाँ पे मुझे डेट करना था 1/1/24। यहाँ पे जैसे मैं जनवरी 24 में आ जाऊंगा तो मेरा इंक्रीमेंट वापस 2,000 का हो जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 24 तक मेरा क्या हो जाएगा? सैलरी 24,000। ठीक है, कंप्लीट। तो मेरा 9 मंथ्स 22,000 सैलरी रहेगा और बाकी का 3 मंथ मेरा कितना सैलरी रहेगा? 24,000। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 22,000 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो गया 1,98,000 और 24,000 इंटू 3, ये हो गया 72,000। तो टोटल सैलरी कितना हो गया हमारा? बेसिक सैलरी जतिन भाई का 2,70,000। क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, बेसिक सैलरी नॉट 1, 2,70,000। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड पॉइंट डी है, जो कि 30% ऑफ बेसिक सैलरी है। यहाँ पे लिखेंगे हम डी है, जो कि 30% ऑफ बेसिक सैलरी है, मतलब 2,70,000। तो कितना आता है 2,70,000 का 30%? 81,000।
नाउ थर्ड बोनस 50,000, वो डायरेक्ट लिख लो, बोनस फुली टैक्सेबल रहता है। नाउ फोर्थ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, और एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम होता है और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो इसके लिए तो फुली टैक्सेबल रहने वाला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ आपका रहेगा 2,000, है ना, 2,000 पर मंथ, मतलब के 12 महीनों का हो जाता है 24,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके लिए टैक्सेबल रहता है। बाकी जैसे हैंडीकैप पीपल होते हैं ना, डेफ पीपल जो सुनते नहीं है या हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ एग्जेम्प्ट है, और वो है 3,200 पर मंथ। बाकी उसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो रहा है या एम्प्लॉय कितना दे रहा है, वो कोई कितना एक्सपेंस एक्चुअल हो रहा है वो कोई मतलब नहीं है, उसका 3,200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये हैंडीकैप नहीं है पीपल, ये जिसका निकाल रहे जतिन का, वो हैंडीकैप नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने। तो आप मान लें कि वो हैंडीकैप नहीं है, मीन्स के ट्रांसपोर्ट 11, ठीक है, वो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है, 1,800 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ, मतलब 1,800 मल्टीप्लाई 12, तो ये आपका हो जाता है 21,600। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, एजुकेशन अलाउंस, जो कि 8,400 फॉर 3 चिल्ड्रन है, और हॉस्टल अलाउंस 8,600 फॉर 1 चाइल्ड है। तो आपको पता होगा एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड 100 रुपीज है, और मैक्सिमम कितना चाइल्ड, 2 चाइल्ड। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पे कितना अमाउंट दिया, 8,400 दिया, ठीक है। 8,400, अब यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम माइनस, और कितना आएगा, 100 रुपीज पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, क्योंकि इसके 3 है तो मैक्सिमम 2 होगा, और 12 महीने के लिए, मतलब हो गया 2,400, और टैक्सेबल कितना आया, 6,000। नाउ सेवंथ, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस कितना दिया इन्होंने, 8,600 फॉर 1 चाइल्ड, और एग्जाम कितना है, 300 पर चाइल्ड, ठीक है, और इसका 1 चाइल्ड ही है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, तो टोटल आ गया 3,600, मतलब 5,000 टैक्सेबल रहेगा। कंप्लीट। नाउ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब ये वाला पॉइंट हम डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में दिया हो तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको पता होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट की बात यहाँ पे 8th पॉइंट पे होगी। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंपनी भी सेम कंट्रीब्यूट कर रही है। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मतलब जतिन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कंपनी की कंट्रीब्यूशन की, तो कंपनी कंट्रीब्यूशन कितना कर रही है, इक्वल अमाउंट कर रही है। तो कंपनी मतलब क्या आ गई, एम्प्लॉयर। तो जब कभी भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा ना, एम्प्लॉयर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन आएगा ना, तो आपको बता दूं, वो हमेशा 12% एग्जाम्प्ट रहता है। कितना, 12%, और 12% से ज्यादा अमाउंट होगा ना, वो टैक्सेबल रहता है। तो किसका, लेकिन सैलरी का। तो यहाँ पे मुझे सैलरी निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग आरपीएफ। तो यहाँ पे सैलरी में हम क्या क्या लेते हैं, आपका बेसिक लेंगे, डियरनेस अलाउंस लेता मैं, लेकिन ये फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस नहीं लूंगा।
और बाकी कमीशन लेते हैं, कमीशन भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं ना तो मेरा डीएनएस अलाउंस आ रहा है, ना तो मेरा कमीशन आ रहा है। इट मीन्स बेसिक सैलरी जो मेरा यहाँ पे 2,70,000 बच रहा है, उसी का ही मुझे 12% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2,70,000 का 12% कितना होता है? तो 32,400 में एग्जाम ले सकता हूँ, लेकिन एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15% कर रहा है। ठीक है, तो 2,70,000 का 15% कितना होता है? 40,500। इतना एग्जाम होना चाहिए, इतना वो पे कर रहा है, तो बाकी का ज्यादा अमाउंट क्या हो गया मेरे लिए? टैक्सेबल हो गया जतिन के लिए 8,100। और आप डायरेक्ट, ये मैंने नॉर्मली सिखाया, डायरेक्ट आप ऐसे ले सकते हो। जब आपको सैलरी मिल जाती है ना, तो आप जस्ट क्या करो, देखो 12% एग्जाम होता है, उसने पे कितना किया? 15, तो 3% ज्यादा पे किया, किसका कर दो? सैलरी का 3% कर दो डायरेक्टली। तो 2,70,000 का 3% करोगे, आपका वही आंसर आने वाला है। ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको नोटिंग करवाई। 2,70,000 का 3%, 8,100। ठीक है, अब हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इंटरेस्ट कितना मिला है हमें देखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 15%, जिसका वैल्यू कितना है? 15,000, मतलब 15,000 मिला है, जो 15% है। तो आपको मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ है, वो एग्जाम पे कितना है पता है आपको? 9.5, और मिला कितना है? 15, मतलब कितना ज्यादा मिला है हमको? 5.5% ज्यादा मिला है। तो कैसे करेंगे? 15,000 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाय कितना मिला था? 15। ठीक है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 15, तो 550, मतलब 5,500, इतना ज्यादा मिला है मुझे, तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। एग्जाम में कितना बोल रहा है? इनकम टैक्स 9.5%, बाकी ज्यादा जो भी अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आपका जो रहता है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, मेडिकल अलाउंस जब भी वर्ड आएगा, वो फुल्ली, वो फुल्ली आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। तो मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है, मतलब 12 महीने का कितना हो गया? 12,000। क्लियर? नाउ 11th, मेडिकल अलाउंस हो गया। 10th पॉइंट, द कंपनी हैज पेड 25,000 फॉर कंपनसेशन फॉर इंजरीज सस्टेन ड्यूरिंग ऑफिस होगा, तो ये आपका एग्जाम्प्ट होता है पूरा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 11th पॉइंट पे आ जाओ, द कंपनी हैज पेड 20,120 फॉर हिज फैमिली मेंबर्स मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ये एक तरह का रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस होगा, मेडिकल हो गया, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 11th पॉइंट, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल, कितना है? 20,120। क्लियर? तो ये भी हमारा टोटल टैक्सेबल आ चुका। अब नाउ 12th पॉइंट, he has been provided residential accommodation for which the company pay rent 6,000 per month. The company also provide furniture costing rupees 3,55,240. The company deducts rupees 2,000 per month from his salary. अब यहाँ पे उसको एक घर प्रोवाइड किया है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है आरएफए। और आरएफए यहाँ पे बोल रहा है कंपनी जो है वो रेंट पे कर रही है, इट मीन्स कंपनी का घर नहीं है, वो खुद पे कर रही है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे आरएफए का? जब कंपनी का घर खुद का नहीं हो तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं आरएफए की, वो मैंने शायद आपको लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से सिखाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ आरएफए कैसे आएगा? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय कंपनी या एम्प्लॉयर। ठीक है, उसने कितना पे किया कंपनी ने? 6,000 पर मंथ, मतलब 6,000 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आता है? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 72,000।
बराबर 72,000 आपका आ रहा है एक्चुअल अमाउंट पेड बाय कंपनी। और अब यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी आरएफए की, वो भी आपकी 23-24 से आई है। वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अप टू 31 31/8/2024 तक, और फ्रॉम 1920 सॉरी 24 नहीं 23, इसका 15% और इसका 10% इसका सैलरी का। अभी से नेक्स्ट ईयर जो आपका क्या 24-25 उस पर तो 10% लेंगे, अब तक 15% आ रहा था, अब ये मिड में से आया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल से 31 आठ तक का 15% सैलरी का, और 1 9 से लेकर मार्च तक 10%, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में से जो लेसर होगा ना, मतलब कम होगा, वो आपका आरएफए होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले तो मुझे सैलरी निकालनी पड़ेगी आरएफए के लिए। तो सैलरी कैसे निकालेंगे, वो आपका नॉर्मल जो रहने वाला है, सैलरी और आरएफए, आपका बेसिक सैलरी ले लो। बेसिक सैलरी कितना है आपका यहाँ पे, 2,70,000, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी कितना है, 2,70,000। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, ये सैलरी 2,70,000 प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे, और डीए आपको फॉर्मिंग पार्ट वाला लेना होता है। यहाँ पे जो हमारा डीए था वो फॉर्मिंग पार्ट वाला नहीं है, लेकिन बोनस लोगे आप, और जितने भी आपके अलाउंस है वो सारे कंप्यूट करने हैं। तो यहाँ पे मैं अलग से एक पेन लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्लस करता चाहता हूँ। जैसे कि आपका बेसिक सैलरी आ गया 2,70,000, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 2,70,000 प्लस डीए, यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि वो फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। बोनस को काउंट करना है, और जितने भी आपके अलाउंसेस हैं ये सारे हमें काउंट करने हैं। हॉस्टल अलाउंस, आरपीएफ अलाउंस नहीं है, मेडिकल अलाउंस है, वो हम लेंगे। तो इतना आपको प्लस कर देना है। तो 2,70,000 प्लस 2,70,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 21,600 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस लास्ट में जो हमारा मेडिकल अलाउंस है 12,000। तो टोटल 3,88,600 हमारा क्या आया, सैलरी आया, बराबर। मतलब अब क्या करना है, मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल रहा हूँ 50%, 3,88,600 का कितना आया, 58,290, ठीक है। लेकिन ये कितने महीने के लिए आया, पूरे 12 महीने के लिए आया। तो हमें कब तक का लेना है, अगस्त तक का लेना है। तो अगस्त मतलब कितना, 5 महीने के लिए, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 24,288। सेम हमें यहाँ पे लेना है 10% के लिए 3,88,600 का, अब लेना है 10%, तो कितना आएगा 3,88,600 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 3,88,600 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा है 38,860। अब ये 12 महीने के लिए था, तो 7 महीने के लिए कितना, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, तो 22,668, 22,668, और ये हमारा है 24,288 आया। अब इन दोनों का टोटल करेंगे हम, कितना आता है 24,288 प्लस 22,668,
तो 46956। क्लियर। वापस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा आरएफए एक्चुअल कितना पे किया था हमने, 72,000। अब हमें सैलरी का 15% 31/8 तक और 31/8 के बाद 10%, ठीक है। ये फिर इन दोनों को प्लस कर दो, तो मैंने प्लस कर दिया तो 46956 आया। अब इन दोनों में से जो लेस होगा, तो लेस कौन सा है, ये वाला 46956। तो ये हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल अनफर्निश्ड रेंट अकोमोडेशन, URAF 46956। अब इसमें मैं प्लस क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये फर्निश्ड घर है ना, तो 10% कॉस्ट प्लस करूंगा। तो 10% कॉस्ट किसकी प्लस करूंगा, वैल्यू की। यहाँ पे वैल्यू दी है 355240, इसका मैं 10% निकालूंगा। तो कितना आता है, 355240 का 10%, तो 35524। तो मेरा टोटल कितना आया, 46956 प्लस 35524, 82480। ये मेरा टैक्सेबल रेंट अकोमोडेशन आया। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा लेस एम्प्लॉय पेड। एम्प्लॉय ने कितना पे किया, तो एम्प्लॉय ने आई थिंक 1000 पर मंथ पे किया, मतलब 12 महीने का हो जाता है 12,000। ये रहा। अच्छा 2000 पर मंथ पे किया है, तो ये तो 24,000 हो गया। ये कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो टोटल हमारा कितना आया, 82480 माइनस 24,000, 58,480। इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट अकोमोडेशन, 58,480। ये हमारा हो गया नोट 3। क्लियर। और यहाँ पे हम लिखेंगे नोट 3 RFA, 12th लिखेंगे RFA नोट 3 से 58480। क्लियर। अब इसके बाद हमारा कोई पॉइंट बचता है, अभी हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा, मीन्स हमने सारी पॉइंट कर ली है। अब हम कर लेंगे टोटल, तो हमारी आ जाएगी ग्रोस सैलरी। तो 2,70,000 प्लस 81,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 21,600 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 8,100 प्लस 5,500 प्लस 12,000 प्लस 20,120 प्लस 58,480। तो 5,61,800 आपका क्या आया, ग्रोस सैलरी। अब इसमें से हम क्या लेस करते हैं, स्पेसिफिक डिडक्शन जो रहते हैं 3 हमारे, वो हमको लेस करना है। सबसे पहले हम जो लेस करेंगे वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो है 50,000। सेकंड हमारा रहता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ पे ये वाले सब में था, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसके लिए इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स, मैक्सिमम 2400, और इसने कितना पे किया है, 2400 पे किया है, तो पूरा का पूरा इसको डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये दोनों चीज माइनस करने के बाद हमारे पास आती है टैक्सेबल सैलरीज, 50 और 2400, तो 5,09,400। ये हमारा क्या हुआ, टैक्सेबल सैलरी। देख लेते हैं आंसर, ग्रोस सैलरी 561,800, टैक्सेबल 509,400। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं न्यू सम में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।